जंगली किस्म की हरकतें कर रहे थे उस समय। इनको आना था कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करना था, लेकिन वो कबायली लोग थे। जैसे ही उड़ी को पार किया, अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को, 2 दिन के गैप के बाद ये पहुंच गए बारामूला। बारामूला की घटना इनमें से हर पुस्तक में, टीवी चैनल में, सब में विस्तार में बताई गई है। ये इतने बड़े भूखे भेड़िए थे, इतने हिंसक किस्म के लोग थे कि बारामूला पहुंचकर ये एकदम अराजकता की स्थिति में आ गए और वहां की हजारों स्त्रियों का बलात्कार किया, गैंग रेप किया। ईसाई हॉस्पिटल से, कुछ मिशनरीज के हॉस्पिटल से, स्कूल से, उनकी जो टीचर्स थी, नन्स थी, उन सब से गैंग रेप हुए, हत्याएं हुई। हिंदू और ईसाई औरतों के साथ जो किया वो किया, मुसलमान औरतों के साथ भी बलात्कार किए। और बारामूला की वो त्रासदी आज तक बारामूला के लोग याद करते हैं। कहते हैं कि जनसंख्या 1/3 बची बारामूला की उस समय, इतना कत्लेआम मचाया इन लोगों ने। और ये सब राजा को खबर मिल रही थी। राजा जम्मू चला गया था पर खबर तो मिल ही रही थी। और बारामूला से श्रीनगर की दूरी है 50 किलोमीटर दूर। 26 अक्टूबर को ये सेना श्रीनगर की ओर बढ़ी और 26 अक्टूबर की शाम तक, लगभग रात होते होते, श्रीनगर को घेर लिया पूरा का पूरा। और अभी तक जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बना है। राजा जम्मू में है। वीपी मेनन रुक गए थे श्रीनगर में सिचुएशन देखने के लिए। 25 अक्टूबर को उनको भी भागना पड़ा वहां से मेहर चंद महाजन के साथ। और राजा ऐसा था कि सारी कारें खुद ले गया था। एक खटारा जीप बची थी, उसमें बेचारे दोनों लोग, मेहर चंद महाजन भी और वीपी मेनन भी, भागे उस जीप से। एयरपोर्ट पहुंचे किसी तरह से, रोते पीटते, फिर बचे। इधर माउंटबेटन अड़े हुए हैं कि एक्सेशन के बिना बात नहीं बनेगी। अंत में वीपी मेनन और मेहरचंद महाजन दिल्ली आके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का डॉक्यूमेंट लेके वापस जम्मू गए और राजा से कहा, 26 तारीख की बात है, राजा से कहा कि अब कश्मीर को बचाने का अकेला उपाय है कि आप इस पर साइन कर दें, क्योंकि कल सुबह कश्मीर, मतलब श्रीनगर में तबाही मचने वाली है। बारामूला बर्बाद हो चुका है, श्रीनगर सेना पहुंचने वाली है, आज आखिरी रात है, वरना कल तबाही हो जाएगी 27 अक्टूबर को। तो राजा ने उस पर साइन कर दिया और साइन होते ही ये दोनों पहुंचे दिल्ली वापस। और राजा उस रात को सोया 26 अक्टूबर को। बहुत प्रसिद्ध कथन है उसका, इतिहास में जिक्र आता है इसका, उस टीवी सीरियल में भी और हर जगह जिक्र आता है। जब सोने गया तो अपने एडीसी को अपनी पिस्तौल निकाल के दी और कहा कि अगर सुबह ये खबर ना मिले कि भारतीय हवाई जहाज श्रीनगर पहुंच गए हैं तो मुझे उठाना मत, मुझे गोली मार देना, मैं उठना नहीं चाहता हूं। ये कह के पिस्तौल दे के सोया 26 अक्टूबर की रात को, साइन करने के बाद। अब जो लोग कश्मीर की आजादी के समर्थक हैं वो कहते हैं कि विलय पत्र की भाषा पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि राजा ने कंडीशनल तरीके से हाँ बोला था। ये बात सही भी है, आप उस विलय पत्र को अगर पढ़ें, मुश्किल से 2 पेज का विलय पत्र है, लेकिन उसकी भाषा सच में ऐसी है कि देख के लगता है कि वो कंडीशनल था। एक तो ये लोग अपना नाम इतना निबंध जैसा लिखते थे ना, उसने नाम क्या लिखा है शुरू में, मैं श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराजा धीराज श्री हरि सिंह जी, जम्मू एवं कश्मीर नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का शासक, ये उसका नाम है। इतने में निबंध पूरा हो जाता है यूपीएससी में, देखिए ये उसका नाम था। ऐसे ऐसे करता हूं कि फिर कई कंडीशन है कि मैं सहमति दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बात का कोई संविधान मानूंगा आपका, इसका मतलब ये नहीं कि बात का कोई एक्ट आपका मानूंगा। हम केवल 4 चीजें या 3 चीजें आपको दे रहे हैं, डिफेंस, विदेशी मामले, संचार और आनुषंगिक का मतलब इन्हीं से जुड़ी हुई और चीजें जो हैं। इसके अलावा बाकी सब हमारा रहेगा, हम और कुछ नहीं दे रहे आपको। ये सब लिखा हुआ विलय पत्र में। और इसलिए कई लोग कहते हैं कि विलय पत्र की भाषा देख के लगता है कि जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर साइन करने से पहले इंश्योर किया था कि हमारी आजादी बची रहे। इस पर तथ्य यह है कि 565 रियासतों ने जो विलय पत्र साइन किया, सबकी भाषा 100% समान है, यही भाषा है। और मजे की बात है कि एक विलय पत्र टाइप हुआ था, बाकी उसकी फोटोकॉपी थी सारी की सारी। फोटोकॉपी का मतलब ठीक वही चीज। अब फोटोकॉपी हुआ कि फिर से टाइप हुआ, पता नहीं क्या हुआ। बीच में खाली स्थान थे,
उन खाली स्थानों में भरना होता था राजा को अपना नाम और अपने साइन करने की डेट, इतना ही मामला था, इसके अलावा कोई मामला था ही नहीं। अगर आप देखना चाहें कि जम्मू कश्मीर के राजा का विलय पत्र क्या है, ये विलय पत्र है, सारा टाइप किया हुआ है। यहाँ वो निबंध है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये नाम है 2.5 लाइन का नाम, पूरा का पूरा विलय पत्र टाइप किया हुआ पूरा का पूरा। इसके बाद अंत में केवल साइन करना है और डेट लिखनी है। डेट लिखिए 26 अक्टूबर 1947 और 47 में टाइप किया हुआ है क्योंकि सबने 47 में किया था। केवल डेट 26 अक्टूबर, नीचे साइन किया हुआ है। 26 अक्टूबर की रात को जब दिल्ली पहुंच गए ये लोग, तो पटेल, नेहरू, माउंटबेटन, इनकी मीटिंग हुई। पटेल और नेहरू का स्टैंड ये था, सेम स्टैंड था कि हमें जम्मू कश्मीर की मदद करनी चाहिए, सैन्य सहायता देनी चाहिए। अब तो भारत का हिस्सा बन गया। अच्छा, भारत का हिस्सा बनने का मतलब विलय पत्र पर वो साइन करे, उसके बाद माउंटबेटन भी साइन करे, तब होगा पूरा, तब तक पूरा नहीं होगा। माउंटबेटन कह रहे हैं कि इस समय सैन्य हस्तक्षेप ठीक नहीं रहेगा। नेहरू थोड़ा विनम्र रहते थे, पटेल गुस्से में आ जाते थे। पटेल ने कहा क्यों ठीक नहीं रहेगा, उस बेचारे ने साइन करके भेजा है, खत्म होने वाला कश्मीर, क्यों ठीक नहीं रहेगा। तो माउंटबेटन ने सेना के प्रमुख को बुलाया, जो ब्रिटिश आदमी था। उसने कहा रिसोर्सेस कम है, अभी आप आज़ाद हुए हैं, कैसे मैनेज करेंगे, संसाधन कम है। पटेल ने कहा संसाधन देख लेंगे बाद में, अभी अब बचाओ कश्मीर को। अरे 4 दिन भूखे रह लेंगे, ऐसा क्या है, करो ना, उसको तो बचाओ। अंत में तय हुआ, माउंटबेटन ने कहा ठीक है, फिर मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और 26 की आधी रात के बाद, 12 बजे के बाद 27 तारीख सुबह इस पर साइन किए माउंटबेटन ने, और अपनी हैंडराइटिंग से डेट लिखी है 27 अक्टूबर 1947। 27 अक्टूबर को उन्होंने साइन किया, यानी एक्सेशन 27 अक्टूबर को पूरा हो गया। जैसे ही पूरा हुआ, सुबह सुबह दिल्ली के पालम और सफदरजंग एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़े श्रीनगर जाने के लिए। अब देखिए फिल्मी सीन है एकदम। श्रीनगर के आसपास आज़ाद कश्मीर सेना है, वहशी सेना है जो बारामूला में मतलब अराजकता मचा के आई है। श्रीनगर के सारे परिवार इस खौफ में है कि ये किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक उस समय भारतीय सेना वहां पहुंची है, और इस बीच में नेहरू के दबाव में राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को रिलीज कर दिया था जेल से। वो जेल से बाहर आ चुके थे, ये जून 47 की बात है। और जब वो जेल से बाहर आ गए, बहुत रोचक बात है, भारतीय सेना का वहां स्वागत करने से लेकर उसकी हेल्प करने का काम शेख अब्दुल्ला और उसके साथियों ने किया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला किसी भी हालत में पाकिस्तान की उस सेना के समर्थन में नहीं था। उसके मन में स्पष्ट था कि अगर मिलना है तो भारत से ही मिलना है, किंतु लोकतंत्र की शर्त पे मिलना है, राजशाही नहीं चलने दूंगा, ये उसके दिमाग में था। और राजशाही से हमें भी क्या लगाव था, ऐसा क्या लगाव था हमें कि राजा ही वहां पर काम करे। शेख अब्दुल्ला और उसकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो पार्टी आज भी आप देखते हैं, उसी ने बनाई थी, शेख अब्दुल्ला नहीं। उस पार्टी ने मदद की और धीरे धीरे श्रीनगर को खाली करवाया। युद्ध आगे बढ़ने लगा। 27 अक्टूबर के बाद स्थितियां बदली। उधर जिन्ना के पेट में दर्द हुआ इस बात से। जिन्ना ने अपने सेनापति को बुला के कहा कि युद्ध करो भारत के खिलाफ। उस कमांड के जो प्रमुख थे उनका नाम था जनरल ग्रेसी, जो कि ब्रिटिश थे। जनरल ग्रेसी ने उनके लिखित आदेश को खारिज कर दिया कि जब तक हमें अपने सुप्रीम कमांडर से आदेश नहीं मिलेगा हम नहीं कर सकते। और सुप्रीम कमांडर कौन थे, वो भी एक ब्रिटिश थे। मैंने कहा ना कि भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर्स ब्रिटिश थे उस समय। उनका नाम था जनरल ओकिनलेक, जो उस समय पाकिस्तान की पूरी सेना के कमांडर थे। जिन्ना ने ओकिनलेक से बात की। जिन्ना गवर्नर जनरल थे, बड़ा पद था उनके पास। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना को आप आदेश दीजिए कि युद्ध करे और भारत की सेना से खाली करवाए। और हम इस एक्सेशन को नहीं मानते, विलय को नहीं मानते, क्योंकि ये जोर जबरदस्ती से हुआ है। उनके दिमाग में जूनागढ़ चल रहा था। जूनागढ़ उसी समय का एग्जाम्पल था। ओकिनलेक ने कहा कि हमारे पास जो सूचना है वो ये है कि हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं विलय पत्र पर और वो भारत का हिस्सा हो गया। यदि पाकिस्तान की सेना भारत पे हमला करती है, कश्मीर पे हमला करती है, यानी भारत पे हमला करती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो जाएगा। और हमारे देश की नीति है कि हम अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए
वहां की सेना के कमांडर भी ब्रिटिश हैं, यहाँ के ब्रिटिश हैं, तो अल्टीमेटली ये युद्ध ब्रिटेन का ब्रिटेन से युद्ध हो जाएगा। और आपके चक्कर में हम अपने रिसोर्सेज क्यों खराब करेंगे, अपने व्यक्ति क्यों मरवाएंगे। पूरी कोशिश के बाद भी जिन्ना युद्ध नहीं करवा पाए, मन में सोच के रह गए। और तब जिन्ना ने दूसरा जो तरीका अपनाया वो ये कि भारत सरकार को कहा, माउंटबेटन से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप, मैं और नेहरू मिलें और इस मुद्दे पर बात करें। आप लोग लाहौर आइए, हम लाहौर में इस पर डिस्कशंस करते हैं। फिर मीटिंग हुई, उसमें पटेल भी मौजूद थे। माउंटबेटन और नेहरू की इच्छा थी कि वो चले जाएं लाहौर। इसमें एक बात और भी, माउंटबेटन ने साइन करने से पहले एक बात कही थी कि जब वहां पर शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी तो बेहतर होगा कि वहां प्लेबिसाइड करवाया जाए, वहां की जनता की राय जान ली जाए, और यदि जनता की राय है भारत के पक्ष में तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो मजबूरी वाला मामला है ना। अंततः जनता की राय से फैसला होना चाहिए, ये माउंटबेटन ने कहा था। आदेश नहीं दिया था, राय व्यक्त की थी। जैसे ही नेहरू और माउंटबेटन को बुलाया जिन्ना ने, पटेल अड़ गए। पटेल बोले कि हम वहां क्यों जाएंगे, युद्ध उन्होंने किया, बुला भी हो रहे हैं, पहली बात तो उनसे बात ही क्यों करें हम, और अगर बात करने की जरूरत होगी ही तो वो यहां पर आएंगे, हम क्यों जाएंगे। नेहरू का ये था कि यार क्या फर्क पड़ता है इसमें, क्या क्यों पंगा मोल लेते हो, चलो ना, बात करने में क्या जा रहा है। लेकिन पटेल बहुत फ्यूरियस थे कि नहीं, वो तो नेहरू जी को नेहरू जी नहीं बोलते थे ना, नेहरू बोलते थे। 14 साल छोटे थे नेहरू जी, कि नेहरू ठीक नहीं होगा। तो नेहरू जी चुप हो गए। उनका स्वास्थ्य उस समय थोड़ा खराब था, इसलिए वो वैसे भी नहीं जा पा रहे थे। फाइनली 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन पहुंचे लाहौर। जिन्ना और उनकी मीटिंग हुई। जिन्ना ने कहा कि हम इस विलय को स्वीकार नहीं करते। माउंटबेटन ने कहा आपके नहीं करने से क्या होता है, भाई विलय पत्र मैंने साइन किया है, हरि सिंह ने साइन किया है, उसके बाद ये तो हो गया ना विलय। जिन्ना ने कहा कि जैसे जूनागढ़ को लेके भारत ऐसे कह रहे कि जनता की राय मानी जाएगी, तो यहां भी जनता की राय होनी चाहिए। माउंटबेटन ने कहा कि उस पर तो हमारी बात चल रही है, जब शांति व्यवस्था कायम होगी उसके बाद देखेंगे। ये सब चल ही रहा था 1 नवंबर को लाहौर में। इधर 2 नवंबर को नेहरू जी ने एक भाषण दिया भारत में, और वो भाषण एक टर्निंग पॉइंट था। और उस भाषण में नेहरू जी ने खुद ये कहा कि जैसे ही शांति कायम होगी हम जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाएंगे और जनता की राय से ही फैसला करेंगे। कहते हैं कि इसके बाद से चीजें हमारे हाथ से निकल गई। अब ये आपको तय करना है कि नेहरू जी देश के खिलाफ साजिश कर रहे थे या नेहरू जी अपने आदर्शवाद से उलझे हुए थे, ये तय करना बाकी है। मेरा ख्याल है कि वो आदर्शवादी आदमी थे, उनको लगता था कि हम किसी देश पर कब्जा ना कर लें। अभी अभी उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से मुक्त हुए हैं और साम्राज्यवादी बन जाएं, ये अच्छा नहीं लगता है। अंग्रेजों से आज़ादी लेने में हमने इतने साल लगाए, करीब 100 साल खर्च किए, और आज़ाद होते ही हम किसी स्वाधीन जनता पर कब्जा कर ले, ये ठीक नहीं लगता है। तो उनका अपना स्टैंड था, आदर्शवादी स्टैंड था। उन्होंने कहा कि प्लेबिसाइड करवाएंगे, और ये घोषणा नेहरू ने बिना किसी सलाह किए अपनी मर्जी से की। और उसके बाद नेहरू इस पर अड़ गए कि चाहे जो हो जाए। नेहरू खुद कश्मीर के थे, कश्मीरी पंडित थे, इसलिए कश्मीर से उनका लगाव कुछ अलग किस्म का रहा भी होगा। और उसके बाद से कहते कि चीजें लगभग ये हो गई कि प्लेबिसाइड की डिमांड बीच में आनी शुरू हो गई। बहरहाल ये युद्ध चला करीब 1.25 साल तक। नेहरू जी को बहुत भरोसा था यूनाइटेड नेशंस पे, संयुक्त राष्ट्र पे। दिसंबर 47 में जो युद्ध चल रहा था, ये युद्ध करीब 27 अक्टूबर से 31 दिसंबर 47 तक चलता रहा। 31 दिसंबर 47 को नेहरू खुद यूएन पहुंचे, मतलब भारत सरकार पहुंची, और यूएन में चैप्टर 6 के तहत एक कंप्लेंट दाखिल की। ध्यान रखिए, चैप्टर 7 के तहत नहीं, चैप्टर 6 के तहत। चैप्टर 6 और 7 में अंतर यह है कि 7 के तहत कंप्लेंट का जो फैसला यूएन करता है उसको मानना कंपलसरी होता है। चैप्टर 6 के तहत जो कंप्लेंट्स की जाती हैं उन पर यूएन जो फैसला करता है उसको मानने या ना मानने की चॉइस होती है।